हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और मैं हूं आप सभी की होम साइंस एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आपने देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के सिलेबस में आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अक्सर पूछा जाता है, जिसकी मैं बात कर रही हूं। वो है आपका ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डिमांडिंग भी है। डिमांडिंग इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस थोड़ा कम ही मिलती हैं, बट यहाँ पे मैं ECC कंप्लीट करवाऊँगी। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, केवल नाम मात्र से जो आपके सिलेबस में ह्यूमन डेवलपमेंट में ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। NEP पढ़नी पड़ती है 2020, ICDS पढ़नी पड़ती है। वहीं जो कुछ आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं। सो एक ही दिन में तो ECC ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये यकीन मानिएगा कि ECC मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट कवर करवा दूंगी, चाहे जैसे करवाऊँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न में आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले अप्रैल माह में, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चनों को भी मैं करवाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ECC वाला टॉपिक आपका कंप्लीट कवर हो तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना भी ज़रूरी है कि अक्सर हम समाज में ये धारणा होती है कि ECC का अर्थ मतलब क्या है। भाई बच्चों को वर्णमाला सिखा दो, भाई गिनती सिखा दो, लेकिन होम साइंटिस्ट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपर्ट के रूप में अगर हम समझें तो प्री स्कूलिंग से कहीं बढ़कर ही हमारा क्या होता है, ECC होता है। यहाँ पे न्यूरो साइंस सिद्ध ये कर चुका है कि जो आपका मानव मस्तिष्क है, यानी जो आपका ह्यूमन माइंड है, वो 85% विकास आपकी 6 वर्ष तक आयु तक पूरी कर लेता है, ठीक है। यहाँ 0 से मैंने 6 वर्ष की जो आयु आपका मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इस जो स्टेजेस हैं, इसमें बच्चों के कुछ भी जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो बच्चा कुछ भी एक्सपीरियंस करता है, वह चाहे पोषण हो, सुरक्षा हो, खेल हो। वहीं अगर हम बात करें आपके फ्यूचर्स के बारे में, तो उनकी पर्सनालिटी, उनकी जो IQ लेवल है, उनका निर्धारण एक तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, ताकि ECC से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। कई बार जब ये शॉर्ट फॉर्म में ECC बोला जाता है तो कई सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है एक्चुअल में है क्या। फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था और आपका देखभाल और शिक्षा, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज के सेशन में हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन जैसे आपका थोड़ा थ्योरी कवर होगा उसके बाद फिर हम PYQs और जो आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करिए आज का सेशन स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे हमें डिफिनीशन और समझना ज़रूरी है कि ECC का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने डिफिनीशन दोनों लैंग्वेज में दी हुई हैं और याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सो इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं जिनका मेन सब्जेक्ट मतलब जो इंग्लिश से पेपर देना पसंद करते हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होगी और हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों से भी पढ़ना ज़रूरी होता है, कई बार क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। चलिएगा, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जिसे कहते हैं ECC का अर्थ क्या है। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे के समग्र विकास हेतु प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है। यह केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई विकास को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ECC का मतलब केवल ये नहीं कि बच्चों को भाई A फॉर एप्पल सिखा दो, है ना, ये मतलब नहीं है। बच्चे का मेन असली मतलब होता है उसको स्कूल के लिए रेडी करना, स्कूल के लिए क्या करना, तैयार करना। ECC का मेन मतलब आपका यही होता है। बस ये नहीं कि भाई A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब सिखाना काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरा एक तरीके से प्रिपेयर करना ताकि वो स्कूल के लिए रेडी हो सके। जैसे मान लो एक किसान है तो बीज बोने से पहले ज़मीन को क्या करता है, जोतता है,
और उसे उपजाऊ बनाता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, इसी से भी होता है। जो बच्चे का जो माइंड होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो एक मिट्टी की तरह तैयार करता है, ठीक है। और इसमें बच्चे का रोना, चुप कराने से लेकर उसे सही तरह से चम्मच पकड़ना सिखाना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों में इंक्लूड होती है सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका बच्चा है, ठीक है, तो यहाँ पे केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि बच्चे के शारीरिक यानी उसका फिजिकल यानी उसका सूक्ष्म मोटर कौशल या आप कहें ग्रॉस मोटर कौशल, यानी दोनों चीज़ें, मतलब फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल जो एक्टिविटी होती है, शारीरिक रूप से बच्चा जो सक्षम होता है वो। संज्ञानात्मक मतलब उसके सोचने समझने की क्षमता, संज्ञान का मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड। संज्ञानात्मक को अगर आप तोड़ देंगे तो इसका निकलेगा अर्थ संज्ञान, ठीक है। तो संज्ञान का मतलब होता है आपके दिमाग से संबंधित, जो आपका सोचने समझने की एबिलिटी है, जो आप थिंकिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके संज्ञान से रिलेटेड हैं। सामाजिक मतलब आपका सोशली इंटरेक्शन, दूसरों से आप कैसे बातें करते हैं, कैसे रिलेशन डेवलप करते हैं, कैसे आपका बोलने का तरीका है, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें। संवेगात्मक मतलब होता है जो आपके इमोशन से रिलेटेड हो, जो आपकी भावनाओं से संबंधित हो, वो आपके क्या होते हैं, संवेग होते हैं। हमारे कई तरह के संवेग होते हैं भाई, सुख दुख भय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो संवेग है, वो जो आपकी भावनाएं हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ भाषाई विकास, भाषाई विकास मतलब होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा कैसे बोलता है, पहले मदर टंग से बोलता है, फिर धीरे धीरे उसका जो भाषाई विकास है वो और डेवलप होता है। तो इनमें सारी चीज़ें ये क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो जैसे अगर कभी पूछा जाए कि बच्चे के विकास में कौन कौन से एस्पेक्ट सम्मिलित होते हैं, तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, यानी सर्वांगीण जो विकास है वो इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका शारीरिक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास भी सम्मिलित होता है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग चीज़ को कहते हैं, उनको भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपकी परिभाषाएं हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे यूनेस्को के अनुसार अगर बात की जाए तो यूनेस्को के अनुसार ईसीसी प्रारंभ जो आपका प्राथमिक शिक्षा की तैयारी से कहीं अधिक होता है। भाई सबसे पहले हम बच्चे को प्राइमरी लेवल पर तैयार करते हैं ताकि स्कूल जाने से पहले ही वो बहुत सारी चीज़ें घर पे ही अडॉप्ट कर लेता है। इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं का समग्र विकास करना है, ताकि आजीवन सीखने और कल्याण के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा सके, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के अनुसार। तो यूनेस्को और NEP 2020 दोनों एक ही बात कहते हैं। दोनों एक बात क्या कहते हैं कि 3 से 8 साल की उम्र में जो बच्चे का दिमाग है वो 85% तक विकसित हो जाता है, ठीक है। कितने परसेंट तक, 85% तक बच्चे का जो माइंड है वो 3 से 8 ईयर में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ये किसका मानना है, ये यूनेस्को और NEP 2020 दोनों का मानना है, ठीक है। और यहाँ पे इस उम्र में बच्चा जो सीखता है वह उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहता है। तो स्टार्टिंग में जब बच्चे को जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो लाइफ टाइम वो थोड़ा चलती रहती है। तो इसलिए फाउंडेशन जो आपका स्टेज है यानी नींव का चरण है, आप इसको नींव का चरण कह सकते हो, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या है कि बच्चे जो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य है कि बच्चे की जो सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं का क्या करना है, समग्र विकास करना है, यानी ऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे देखो NEP की मैंने साथ में ही बात कर दी, जब मैंने यूनेस्को की बात की तो NEP की भी मैंने साथ में बात कर दी कि इसके अनुसार
3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए न्यू चरण यानी फाउंडेशनल जो स्टेज है वो इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ से बच्चा अगर इस स्टेज में बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है वो लाइफ टाइम तक उसका क्या रहेगा, असर रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, जो उसकी भविष्य की शिक्षा का क्या बनता है, एक बेस तैयार होता है। जैसे होता है भाई हम कोई घर बनाते हैं तो घर की जो नींव होती है अगर वो मजबूत नहीं हुई तो भाई भूकंप आया तो घर गया, फिर तो घर गया का मतलब घर गिर गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे नींव मजबूत होना इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी नींव मजबूत होती है भाई, आप जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, मान लो 6 क्लास तक या 9 क्लास तक भी उसने पढ़ाई में फोकस नहीं किया, तो आगे चाहे वो जितना कर ले पढ़ाई, ठीक है, लेकिन वो जो उसने वो चीज़ें छोड़ दी है ना, वो उसका बेस स्ट्रांग नहीं कर पाई। और जब बेस स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो आगे का जो चीज़ें हो रही है ना वो बहुत वैसी ही चलेंगी जैसे डीले टाइप का होगा। तो वही चीज़ है कि बच्चे का अगर नींव अच्छा है, बच्चे का मेन ढांचा फाउंडेशन अच्छा है, तो वो आगे भी अच्छे से कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब स्टार्टिंग में बच्चों को स्कूल भेजिए तो अच्छे स्कूल भेजिए, बच्चा अच्छे से सीखे। वही एक स्टेज होती है जब आप बच्चे को आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखेंगे इस चीज़ को। एंड देन हम बात करें आपके उद्देश्य की, तो ईसीसी के प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है कि बच्चे के हर पहलुओं पर ध्यान देना, यानी बच्चे के फिजिकल, बच्चे के मेंटल, बच्चे के सोशल, बच्चे के लैंग्वेज एंड बच्चे की इमोशनल और डेवलपमेंट पर फोकस करना। यानी ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा अगर छोटा है तो आप केवल एक एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, बच्चे का भाई केवल फिजिकल रूप में उसका ध्यान दे रहे हैं, मेंटली उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू, चाहे वो शारीरिक हो, शारीरिक आप समझ ही गए हैं, मैंने फिजिकल की बात की। फिजिकल में आपका फाइन एंड आपका ग्रॉस दोनों आपके जो मोटर स्किल हैं वो आपके आते हैं। फिजिकली रूप में वृद्धि से लगा के सारी वृद्धि आपका फिजिकली होता है क्योंकि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और वहीं बात करें मानसिक यानी मेंटल, यानी आपका संज्ञानात्मक यानी मेंटली रूप में, संवेगात्मक मतलब बच्चे का इमोशन, ठीक है, जो बच्चे की भावनाएं हैं वो, उन सारी चीज़ों को निखारना। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑल जो आपका बच्चे का होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और उसके साथ साथ भाषाई, सोशल, ये सारे एस्पेक्ट सम्मिलित होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं हैं, उनको भी ऐड कर लो। आपका फिजिकल, उसका सोशल, ठीक है, कॉग्निटिव और आपका इमोशनल एंड आपका भाषाई जो होता है यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं सर्वांगीण विकास में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे का सिर्फ दिमाग नहीं, उसका शरीर और भावनाएं भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बस शरीर से बच्चा बड़ा हो गया है इतना ही काफ़ी नहीं है, दिमाग से भी बड़ा होना चाहिए। उस हिसाब से बच्चा बहुत सारे आपने बच्चों को देखा भी है कि फिजिकली रूप में वो आपको लगेंगे कि हाँ वो बड़े हो रहे हैं, मतलब उनकी एज बढ़ रही है, लेकिन अगर उनके दिमाग की बात की जाए तो वो बातें ऐसे करेंगे जैसे आपको लगेगा कि अभी ये छोटे बच्चे हैं, इनको अभी बिल्कुल भी समझ उस चीज़ की नहीं है। तो यहाँ पे दिमाग का भी रोल बहुत होता है। आप किसी बच्चे को देखो, कोई बच्चा ऐसे बात करेगा जैसे बहुत समझदार है, बहुत उसके पास दिमाग है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, और कुछ बच्चों में ऐसे भी होते हैं कि जो लगेगा कि हम बोल कुछ और रहे हैं, वो अभी छोटे ही हैं, उनको कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही। तो फिजिकली, मेंटली हर तरीके से बच्चे को रेडी करना होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये डिफ़िकल्ट है, बट स्टार्टिंग में ही बच्चे को सबसे ज़्यादा तैयार किया जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मान लो जैसे कि यदि बच्चा गणित में तेज है पर वह दूसरे बच्चों के साथ टिफिन शेयर नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, वो सामाजिक रूप से डेवलप नहीं हुआ है। सामाजिक रूप से क्या मतलब होता है, सामाजिक रूप से मतलब होता है
कि बच्चा सोशली इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, बच्चे रिश्ते नहीं बना पा रहा है, बच्चे फ्रेंड नहीं बना पा रहा है ना, बच्चे का जो तालमेल है वो दूसरों के साथ बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे सोशली आपका जो डेवलपमेंट है वो भी बच्चे के लिए ज़रूरी है, सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट नहीं। भाई वो गणित में तेज है, गणित में होशियार है, गणित के सवाल हल कर ले रहा है, इसका मतलब उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है, बट सोशली जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का नहीं हुआ है, तो वहाँ पे भी वर्क करने लायक है। आई होप आप मेरे बातों से सहमत हैं और आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। देखो ये टॉपिक ना बहुत इजी है, बट उनके लिए जो इस चीज़ को अपने आप से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, जो एक दूसरे को देखकर मतलब आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व कर कर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ और हर एक पॉइंट आपको क्या कह रहा है। ठीक है, वहीं विद्यालय तत्परता की बात की जाए स्टूडेंट, तो बच्चों को औपचारिक प्राथमिक विद्यालय के लिए मानसिक और सामाजिक रूप से क्या करना, तैयार करना। तो उसे पहली कक्षा में होता है ना बैठने पर डर ना लगे, तो इसके लिए भी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा स्कूल जाता है तो रोता है, उसे डर लगता है, भाई नई जगह जा रहा है, नई लोगों से भी मिलेगा, क्या हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा तो नहीं कि जब स्कूल जाएगा तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ बैठे रहेंगे, बच्चा अकेले ही रहता है, तो उसके अंदर ये होना नहीं चाहिए कि भाई उसे डर लगे। इस तरीके से आपको तैयार करना रहता है ताकि वो उस डर से दूर रहे। तो जैसे घर में रहने वाला बच्चा है तो जब पहली बार आप स्कूल आप उसे भेजते हैं तो वह रोता है, आप सभी जानते हैं। तो इस चीज़ में क्या होता है कि खेल खेल में स्कूल में क्या किया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है ताकि बच्चा खेल खेल से ही बच्चा सीख सके, है ना। पहले हम बच्चे को प्ले स्कूल में भेजते हैं, प्ले स्कूल के बाद फिर वो स्टार्टिंग में चलता है। तो प्ले स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं ना तो बच्चा घुलता मिलता है लोगों से, खेलता है एक दूसरे के साथ। और बच्चे अगर कोई भी बच्चा के वो दिख गया ना, अगर वो खेल रहे हैं तो बच्चा उस चीज़ में ही इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर भूल जाएगा कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या है, क्या कैसा है। तो थोड़ा सा माहौल में उसको ढालना पड़ता है, अचानक आप नहीं कि कोई चीज़ पढ़ाने लग जाएंगे। तो विद्यालय तत्परता ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्वस्थ आदतों का निर्माण, यानी स्वच्छता, पोषण और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, ये भी क्या है, ज़रूरी है, यानी साफ सफाई और आपका जो न्यूट्रिशंस है उनसे रिलेटेड और जो खुद की सफाई है उससे रिलेटेड क्या करना, जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस जगाना बच्चों के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ है आपका समानता सुनिश्चित करना, यानी वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण वातावरण प्रदान करना ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ सकें। सो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग आपकी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उन्हें ये महसूस ना हो कि वो कहाँ हैं। स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर एक बच्चा समान होता है। वो अपने आप को ये कंपेयर ना करे या उसे ऐसा फील ना कराया जाए कि वो दूसरों से अलग हैं। वहाँ पे इस तरीके से आपको रखना होता है, इस तरीके से हर एक बच्चे को इम्पोर्टेंस देनी होती है कि सब बच्चे क्या होते हैं, समान होते हैं, कोई भी बच्चा छोटा बड़ा नहीं होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है, वहाँ के जो पूरा स्टाफ है उनकी होती है, ताकि वो ऐसा माहौल क्रिएट करे कि हर एक बच्चा अपने आप को इम्पोर्टेंस फील मतलब करे कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, है ना, इस तरीके से। चलिएगा अब बात करते हैं डोमेन्स की, यानी विकास के जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके शारीरिक विकास की, यानी फिजिकल डेवलपमेंट की। अभी हमने बात की कि बच्चे का विकास में केवल एक एस्पेक्ट का रोल नहीं होता है, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में बच्चे का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली और लैंग्वेज सभी चीज़ों का डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। सो देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम फिजिकली की बात करें तो सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल का विकास, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फाइन मतलब क्या होता है, फाइन मतलब होता है जब हम छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी उंगलियों का विकास, ठीक।
और यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रॉस मोटर स्किल की, यानी दौड़ना कूदना, है ना, पैरों का विकास, यानी देखो यहाँ पे फाइन में याद रख लेना, छोटी मसल्स का जब हम यूज़ करते हैं भाई, आप जैसे काजल लगा रहे हैं, ठीक है, आईलाइनर लगा रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो इनमें सब में क्या हो रहा है, फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल हो रहा है, उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, छोटी मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ग्रॉस में बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे आप दौड़ना कूदना, है ना, पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, ग्रॉस मोटर स्किल होगा। तो शारीरिक विकास मतलब बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है फिजिकली, ठीक है, यानी जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं। शारीरिक विकास में क्या होता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, यानी उसको मापा जा सकता है। जैसे वृद्धि है यानी ग्रोथ है, आप उसे माप सकते हैं, आप कितनी लंबाई आपकी बढ़ रही है आप माप सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा, फिजिकली डेवलपमेंट होगा। वहीं अगर हम बात करें आपका संज्ञानात्मक विकास की, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, कॉग्निटिव का मतलब होता है जो आपके दिमाग से संबंधित होता है, जो आपके माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। सिंपल वे में अगर याद रखेंगे तो याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे आपका क्या हुआ, तर्क शक्ति, स्मृति, समस्या समाधान और मानसिक क्षमताओं का विकास आपका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। भाई आपका दिमाग सोच समझ रहा है, चीज़ों को थिंकिंग कर पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन आपके दिमाग में ही चलता है ना, है ना। आप ऐसा तो नहीं कि आंखों से देखा और तुरंत वो सोल्यूशन आपके सामने आ गया, नहीं ना। जब आप दिमाग से सोचते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी कुछ हुआ, आप थिंकिंग करने लगते हैं, ये आपके दिमाग से रिलेटेड। संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें आपके सोचने समझने, समस्या समाधान करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें आपका इसमें विकास सम्मिलित होता है। वहीं अगर हम सामाजिक संवेगात्मक की बात करें, स्टूडेंट सोशल इमोशनल की बात करें, तो दूसरों के साथ घुलना मिलना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। तो जैसे क्या होता है, जो अपने इमोशंस होते हैं अगर आप उनको कंट्रोल कर पाते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बच्चे का बहुत अच्छे से इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, तो वो हर एक बात में रो देता है। कोई भी चीज़ मांगनी हुई तो वो रोने लगेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिली तो भी वो रोने लगेगा। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या अलग अलग एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई भी कुछ घटना होती है या कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, सो आपके अंदर इमोशंस जागृत होते हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो सैडनेस आएगी, वो हो सकता है रोने का मन भी करे, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उनको कंट्रोल कर पाते हैं। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं रोना, ठीक है, आपके अंदर से ही वो आवाज़ आती है और आप अपने आप को वहीं पे रोक लेते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग फेज होता है बच्चे का, तो बच्चे के अंदर ये कंट्रोल करने की क्षमता विकसित नहीं होती, उसे करनी पड़ती है ना। कुछ लोग होंगे तो शायद अभी भी, जो बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी टीवी सीरियल देखते हैं, जब उसमें इमोशंस वाले मतलब रोने धोने वाले सीन होंगे, तो हो सकता है कि वो भी टीवी के साथ जो नाटक में चल रहा वो भी रो देते होंगे। मोबाइल में भी आप कोई मूवी देखते हैं तो बहुत जल्दी कुछ होते हैं, बहुत जल्दी रो देते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं रोते हैं, देखते हैं, अंदर फील होता है बट रोते नहीं हैं, वो बाहर जागृत नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, डेवलप करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक नहीं होती है कि भाई आपके अंदर कोई इमोशन आया और आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को कर लेंगे, नहीं, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा, वो आपको उसका विकास करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ों को कर सकें, है ना। वहीं दूसरों के साथ बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो हम अनजान जगह भी गए तो बहुत लोगों की आदत होती है कि हाय हेलो कर देते हैं ना, कोई नया मिला मेंबर, हाय हेलो किया, कैसे है, ये सारी चीज़ें पूछा। तो सब में कुछ में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, तो कुछ हम्बल होते हैं, कुछ हर किसी से भी बोलने लगते हैं, चाहे आप उसे जानते हो चाहे ना जानते हो। बट बहुत सारे लोग होते हैं वो केवल अपनी फैमिली के साथ ही मतलब बोलना पसंद करते हैं, अदर लोगों के साथ घुलना मिलना उतना पसंद नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको कहाँ कैसे बात करनी है, कैसे लोगों के साथ तालमेल बिठाना है, कैसे आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये सारे इमोशंस आपको डेवलप करने पड़ते हैं, ये समय के साथ साथ आपके अंदर वो विकास आने लगता है,
जैसे जैसे ऐसा नहीं होता है कि आप इसे सीखते नहीं, आपको सीखना भी पड़ता है, पेरेंट्स भी आपको सिखाते हैं और कुछ चीज़ें आपको खुद से ही करनी पड़ती हैं, खुद से ही कंट्रोल करनी पड़ती हैं। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे। जब आप इनकी मीनिंग समझ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जो डिफिनीशंस हैं, आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को समझ जाएंगे। भाषाई की बात की जाए, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जाए, तो सुनने, बोलने और प्रारंभिक साक्षरता का विकास। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप भाषा बोल पा रहे हैं। ठीक है, यानी मैं बोल रही हूँ, मैं आपके सामने कोई लैंग्वेज बोल रही हूँ, मैं अपने जो भावनाएं हैं, जो या इस चैप्टर में जो चीज़ें दी हुई हैं, चैप्टर क्या कहें, जो इस ECC पार्ट में जितनी सारी चीज़ें दी हुई है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, है ना। तो ये माध्यम क्या है, माध्यम तो भाषा ही है, यानी टूल का काम तो भाषा ही कर रही है। भाषा के ही माध्यम से मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं और आप उन चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे। लेकिन क्या भाषाई विकास में केवल भाषा बोलना काफ़ी है? नहीं, भाषाई विकास में केवल भाषा बोलना काफ़ी नहीं है, बल्कि भाषा का मीनिंग क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कितनी बातों में, यानी कितने शब्दों में आपको बात ख़त्म करनी है, कितने पॉइंट्स में आप अपनी बात को बेहतर तरीके से बोल पा रहे हैं, ये सारी क्षमता भी ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी सी बात रखने के लिए पूरी कहानी बताते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात को एक लाइन में ही डिस्क्राइब कर देंगे अच्छे से, यानी उनके अंदर वो क्षमता है कि अपनी जो बातें हैं या अपना जो कहने का माध्यम है या जो उनके अंदर थॉट आ रहा है उसको 1 मिनट में आपको समझा देंगे। और बहुत सारे लोग होंगे पूरी कहानी कहेंगे, उसके बाद लास्ट में पता चलेगा अच्छा ये था, ओके अब समझ में आया। तो ये कहानी कहने से अच्छा है कम शब्दों में अपने बात को बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुंचाना, वो भी आपका भाषाई डेवलपमेंट होता है। केवल कुछ बोल देना भाषा विकास नहीं होता है, कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप आप मेरी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो यस ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे लगे। ऐसा नहीं है कि जब ये सेशन चलता है तब मैं आपके कमेंट नहीं देखती हूँ। ये जो सेशन है वो प्रीमियम पर चलता है। प्रीमियम मीन्स होता है कि जब भी सेशंस होते हैं, तो जब आप सेशंस देखेंगे, मतलब अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ गया और लाइव मतलब प्रीमियम पर सेशन देख रहे हैं, तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे कमेंट शो होते हैं, तो आप कमेंट किया कीजिए। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए हैं भाषा विकास का मतलब क्या हुआ। ठीक, बात करते हैं आपका सृजनात्मक विकास यानी क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट में आप कुछ भी नया, मतलब कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं, गाना गाना, कुछ आपकी जो इंटरेस्टिंग जो गतिविधियां हैं, या मतलब जो आप कुछ और एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ और बनाना चाहते हैं, कुछ और ड्राइंग करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होते हैं। बट अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में, यानी बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में, यानी सर्वांगीण विकास में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो बच्चे के सर्वांगीण विकास में आपका डेवलपमेंट सम्मिलित होते हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, शारीरिक डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ आपका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक मतलब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर कई बार संज्ञानात्मक की जगह बौद्धिक डेवलपमेंट भी मतलब दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत हो दिया। बौद्धिक का मतलब भी हुआ आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, और संज्ञानात्मक का मतलब आपका कॉग्निटिव। तो कॉग्निशन आपका आपके इंटेलेक्चुअल से ही रिलेटेड है। तो अगर कई बात होता है ना, टर्म डिफरेंट दे दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, सो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वहीं आपका संवेगात्मक डेवलपमेंट। संवेगात्मक मतलब आपका जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, और कई बार संवेगात्मक की जगह इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास आपका दे दिया जाए तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और हो सकता है आपका संवेगात्मक डेवलपमेंट एक साथ दे दिया जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट एंड आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषाई विकास, ये सारी चीज़ें आपके
डेवलपमेंट में सम्मिलित होती है। तो केवल बच्चे का शारीरिक रूप से बढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट भी काफ़ी मतलब ज़रूरी है। उसके साथ साथ बच्चे का दूसरों से बातचीत करना, रिश्ते बनाना, ये भी ज़रूरी है, जो आपके सोशल डेवलपमेंट में आता है। बच्चे के अंदर जो इमोशंस है अलग अलग, उनको कैसे कंट्रोल करना है, यानी संवेगात्मक डेवलपमेंट भी बच्चे को आना चाहिए। और कब कहाँ क्या बोलना है, कितने शब्दों में अपनी बात रखनी है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषाई विकास भी ज़रूरी है, जो बच्चे को समय समय पर सिखाए जाते हैं। और बच्चों को कुछ चीज़ें अपने आप भी डेवलप करनी होती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो 5th पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम कुछ जो सिद्धांतकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और याद रखेंगे। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अगर जैसे कभी केवल थ्योरी ही पूछ लिया जाए कि भाई जो जीन पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है, ठीक है, या फिर बोल दिया जाए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, उनके प्रतिपादक कौन हैं, तो याद रखिएगा जीन पियाजे। तो पियाजे का मानना था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चे क्या हैं? नन्हे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। उन्होंने विकास को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा है। इनकी जो 4 मुख्य अवस्थाएं हैं, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे बच्चे को रटाएं नहीं, बल्कि उन्हें छूने और देखने दें, ताकि बच्चे क्या करें, एक्सपीरियंस करके या स्पर्श महसूस करके चीज़ें कर पाएँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे। इनका जो सबसे पहले जो स्टेज है, और इसको क्रम से ही याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इनको सीक्वेंस से आप याद रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा और भी चीज़ों में। जैसे सबसे पहली जो स्टेज है वो है आपका संवेदी पेशी अवस्था। कई जगह इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी आपको दिखा मिल सकता है। अगर इंद्रिय गामक भी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में अगर आप इसको याद रखेंगे तो इंग्लिश में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हिंदी में चेंजेस कई आपके मतलब पॉइंट हैं, जो आपकी 4 अवस्थाओं में कई ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें हिंदी आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती है, बट इंग्लिश आपका सेम ही रहेगा। तो मेरा मानना यही है कि आप हिंदी के साथ साथ ठीक है, आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद रखेंगे ताकि आपको याद रहे। तो ये जो अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था है जो कि आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों और गतिविधियों से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे जो चीज़ें सीख रहे हैं वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके सीख रहे हैं, ठीक है। बच्चा जो इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है भाई, जो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जीभ आपने देखा होगा कि जब भी छोटे बच्चे होते हैं, हर चीज़ को, कोई भी चीज़ ले लेंगे उसको तुरंत मुंह में डालेंगे। तो मुंह में डालने का मतलब ये वो महसूस करना चाहते हैं ये है क्या, ये चीज़ है क्या। उन्हें ऐसे तो पता नहीं चल रहा है चीज़ें, वो अभी उतनी उनकी समझ विकसित नहीं हुई है कि वो हर चीज़ को देख के पहचान ले, अच्छा ये चीज़ है। तो इसी वजह से वो हर चीज़ जब भी पकड़ते हैं तो तुरंत वो मुंह में डालते हैं। तो मुंह में डालकर वो महसूस करना चाहते हैं कि आखिरकार जो ये मैंने चीज़ पकड़ी है ये आखिरकार है क्या, कैसी दिखती है, कैसा स्वाद है, वो सारी चीज़ महसूस करते हैं। तो बच्चा जब छोटा होता है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, तब बच्चा सभी चीज़ों को इंद्रियों से, अपने सेंसेस के यूज़ से सीखता है। वैसे ही जैसे आप शोर वगैरह करिए तो बच्चा उसी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी तरफ देखता है, और हर चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शोर करता है, कुछ ना कुछ बजाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर होती हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जीन पियाजे की थ्योरी में किस स्टेज में डेवलप होती है, तो वो होती है आपकी फर्स्ट स्टेज, जो कि होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। वस्ती स्थायित्व मतलब क्या हुआ? वस्ती स्थायित्व मतलब ये हुआ, अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे के सामने से कोई सामान अगर आप हटा देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है बच्चे के अंदर वो चीज़ें डेवलप हो गई हैं कि अगर आप उनके सामने से कोई चीज़ हटा भी देंगे तब भी उन्हें लगेगा कि वो चीज़ मौजूद है, वो चीज़ अभी गई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस
का जो गुण होता है वो बच्चे के अंदर 0 से 2 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका स्टेज होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 0 से मतलब जैसे हमने 0 से 2 वर्ष पढ़ा आपका सेंसरी, तो वही लास्ट वाला जो 2 है उसी को उठाइए और 7 कर दीजिए, यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है आपकी सेकेंड स्टेज, जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करता है, लेकिन उसमें तर्क की क्या होती है, कमी होती है। अभी बच्चे में लॉजिक लगाना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो बच्चा क्या कर रहा है, सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहा है। बच्चा जो सिंबल होते हैं उनको देखकर पहचानता है। ठीक है, बच्चे के अंदर एनिज्म और ईगोसेंट्रिज्म आता है, बच्चा अभी खुद के बारे में सोचता है। बच्चे के अंदर मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि बच्चा खुदगर्ज है। ठीक है, इस वक्त उसके, लेकिन ये शब्द थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चा है, अभी उसे इतना नहीं पता है। सो यहाँ पे इतना समझ सकते हैं कि अभी वो अपने खुद के बारे में सोचता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब फिर वो एक दूसरे के बारे में सोचने स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी बच्चे के अंदर अपने आप को ही अहम, मतलब अपने आप को ही, खुद को ही सब कुछ मानना, उसके इर्द गिर्द ही सारी दुनिया घूमती है। वो जैसा सोचेगा मतलब दुनिया वैसे ही काम करेगी। उसके अंदर अभी ये सारी भावनाएं विकसित रहती हैं और सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल करके वो चीज़ें समझना ज़्यादा शुरू करता है। सो आपका जो होता है वो सेकेंड स्टेज आपकी होती है। ठीक है, और यहाँ पे लैक आपका लॉजिक होता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछ भी लिया गया कि लॉजिक की कमी किसी स्टेज में होती है, तो वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। थर्ड स्टेज होती है आपकी तीसरी अवस्था, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। तो कई जगह आपको मूर्त की जगह ठोस मिल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह आपको हो सकता है हिंदी में लिखा हो ठोस संक्रियात्मक अवस्था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो तार्किक सोच की शुरुआत लेकिन केवल ठोस वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पे जो आपका जो थिंकिंग कर रहा है, लॉजिकल जो थिंकिंग कर रहा है, बट यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है। वैसे नहीं आपका ऑल ओवर जो लॉजिक लगा रहा है उस तरीके का लॉजिक नहीं है ये। तो यहाँ पे बच्चे का जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। ठीक है, देन जो आपका लास्ट अवस्था है वो है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 या 12 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। तो कई जगह आपको 11 मिल सकता है, कई जगह आपको 12 मिल सकता है। सो कंफ्यूज नहीं होंगे। कई जगह औपचारिक की जगह आपको दिखा मिल सकता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो अगर अमूर्त हिंदी में लिखा हुआ है तो यही समझिएगा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है, जिसमें अमूर्त चिंतन, देखो अब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है उसकी क्षमता बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। अब क्या है, अब ऐसी स्टेज है जहां बच्चा लॉजिक भी लगा रहा है, बच्चा हाइपोथेसिस भी कर रहा है, बच्चा कल्पना भी कर रहा है, सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप हो रही हैं। अब आप उसे जो भी चीज़ें बताएंगे वो हूबहू वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें मतलब क्वेश्चंस करेगा कि भाई ये चीज़ हुई तो हुई कैसे, इसके उदाहरण बताओ, इसके फैक्ट बताओ मुझे, मतलब रियलिटी चाहिए एक तरीके से। तो बच्चा हर चीज़ वो करेगा जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, उसे क्लैरिटी मिले, तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सो ये आपकी 4 स्टेज होती है। तो आई होप आपको जो मैंने जीन पियाजे की थ्योरी बताई उसमें आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सीक्वेंस से थोड़ा याद रखेंगे। सबसे पहले हमने बात की आपकी सेंसरी मोटर स्टेज यानी आपका संक्रियात्मक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, जो कि होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट का वर्ड पकड़ लेना हर एक चीज़ में, तो आपका सीक्वेंस पूरा का पूरा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका ये है, और कई बार आपके यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में आपके सीक्वेंस पूछे जाते हैं। सेकेंड है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है देखो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है,
वही अगर हम बात कर रहे हैं आपके थर्ड स्टेज की, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और वहीं फोर्थ स्टेज होती है जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, यानी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 या 12 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। सो इस सीक्वेंस में आप याद रखेंगे SPCF, चाहे तो इसका कोड लिख लें SPCS से आप याद रख सकते हैं कि सीक्वेंस आपका कैसे बनेगा। और इनके जो नीचे जो दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, सिंबल्स का इस्तेमाल बच्चा करना किस स्टेज में शुरू करता है, लॉजिक का लैक आपको किस स्टेज में दिखने को मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा किस स्टेज में करता है, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और पूछी जाती है। चलिएगा, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं लेव वाइगोस्की, जो कि इनकी थ्योरी क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी इनकी है, और नाम क्या है, लेव वाइगोस्की। ठीक, तो वाइगोस्की जी किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? वाइगोस्की ने तर्क दिया कि बच्चे का विकास सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति पर निर्भर करता है, यानी सोशल इंटरेक्शन। तो जो आपके लेव वाइगोस्की महोदय हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा आपका फोकस किया है आपके सोशल इंटरेक्शन पर, यानी बच्चा एक दूसरों से क्या करता है, बातचीत के माध्यम से इंटरैक्ट कर बेहतर तरीके से सीखता है, ये लेव वाइगोस्की का मानना है। तो 3 चीज़ें याद रखिएगा आपके लेव वाइगोस्की की थ्योरी में, एक तो आपका सोशल होता है, एक आपका क्या होता है, सोशल के साथ साथ जो मैंने आपको बताया कल्चर, ठीक है, एंड उसके साथ साथ एक चीज़ और है, वो है आपका लैंग्वेज। यानी जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमारे टूल का काम, एक माध्यम का काम कौन करता है, वो करती है आपकी भाषा। तो भाषा पे भी उन्होंने क्या किया है, जोर दिया। भाई हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो एक भाषा ही तो माध्यम है कि आप तक वो चीज़ पहुंच पा रही है। ठीक है, सो सोशली इंटरेक्शन करने में आपका जो टूल है वो आपकी अहम भूमिका निभाता है। इस पर आपके जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने फोकस किया है, सो याद रखेंगे। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी में कुछ टर्म्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान से समझिएगा ये टर्म्स के बारे में। जैसे टर्म है आपका ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका ZPD का, और केवल लोग ZPD ही बोलते हैं, तो याद रखिएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या है, वह अंतर जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वह किसी की मदद से कर सकता है। तो ये बीच का रास्ता है। बीच का रास्ता मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि वह अंतर जो बच्चा अकेले कर सकता है, बच्चा एक है, गणित का सवाल हल कर रहा है, अब गणित का सवाल हल कर रहा है, उसने आधा सवाल हल कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब वो उसने आधा सवाल हल कर दिया, अब बीच में वो कहीं अटक रहा है। ठीक है, तो किसी की मदद से वो कर सकता है। किसकी मदद? भाई एक शिक्षक की मदद, एक टीचर की मदद। टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर का यहाँ पे रोल ये है कि बच्चे को हिंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बच्चे को हिंट दे रहे हैं। भाई हम किसी को थोड़ा सा हिंट देते हैं और उसने हिंट को अच्छे से पकड़ लिया, समझ लिया, तो वो क्या करेंगे, गणित को पूरी तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो बच्चा जब गणित को सॉल्व कर रहा है, बीच में अटक रहा है, और बीच में अटकने पर क्या कर रहे हैं, टीचर उसकी एक अस्थायी मदद कर रहे हैं, यानी टेम्परेरी हेल्प कर सकते हैं, एक हिंट दे सकते हैं। हिंट के माध्यम से बच्चा क्या कर रहा है, उस सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व कर दे रहा है हिंट को समझकर। तो वो क्या है आपका? वो है आपका ZPD, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वही आपका क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक, चलिएगा अब बात करते हैं आपका स्कैफोल्डिंग की। तो स्कैफोल्डिंग मतलब सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता।
तो जब टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है वहाँ पे तो हिंट दिया जा रहा है, वहाँ पे बीच का काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है। जैसे अक्सर आपने मतलब ये उदाहरण तो बहुत कॉमन है और मैं कई बार अपने सेशंस में ये उदाहरण दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये उदाहरण बेस्ट रहता है क्योंकि हम सब इस रास्ते से गुजर चुके हैं। भाई आप सभी ने साइकिल चलाना सीखा है और साइकिल चलाना इंसान अकेले बहुत कम ही सीख पाता है, किसी न किसी की थोड़ा बहुत हमें मदद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे साइकिल चलाने में क्या होता है कि जब आपके पेरेंट्स, पापा भैया कोई भी आपके साइकिल के पीछे पकड़े रहते हैं और क्या करते हैं, वो जब आप चलाएंगे, आप पीछे तो देखते नहीं भाई, पीछे देखेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो आप जब साइकिल चलाते हैं और आपको लगता है कि पीछे भाई हमारे पापा ने पकड़ रखा है और हम चला रहे हैं, तो हमारे अंदर एक वो रहता है ना, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट में रहते हैं कि यस हमारे पास सपोर्ट है और हम चला रहे हैं, मतलब हम गिरेंगे नहीं, है ना। अब क्या करते हैं पापा, थोड़ी देर तक तो आपको ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे साइकिल को, मतलब कुछ भी अगर ढलान वगैरह आया तो वो छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि आप जब कैची मारने स्टार्ट कर देते हो तो साइकिल की ऑलरेडी स्पीड बढ़ जाती है और जब स्पीड बढ़ जाती है इसका मतलब आप बैलेंस कर पा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब पेरेंट्स ने थोड़ी सी हेल्प की आपको आगे बढ़ने के लिए, साइकिल सिखाने के लिए, और उसके बाद वो थोड़ी सी हेल्प करके उन्होंने हेल्प वापस ले ली, यानी वो हेल्प जो उन्होंने दी वो उसे वो छोड़ दिए, तो वही आपकी कहलाती है टेम्परेरी हेल्प। और वो टेम्परेरी हेल्प क्या करती है, आपको आगे सीखने में मदद करती है। यानी आपने थोड़ा सा सहायता से आपने साइकिल चलानी क्या कर ली, पूरी तरीके से सीख लिया। अब उन्होंने छोड़ दिया और आप पूरी तरीके से साइकिल चलाते हुए चले गए, तो वो क्या होता है, वो होता है टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी, और यहाँ पे एक और याद रखिएगा, यहाँ बात की गई है MKO की, ठीक है। MKO मतलब क्या होता है, MKO मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। MKO मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो हमसे ज़्यादा जानकार है या जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसकी एज कुछ भी हो, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉलेज में वो बेहतर होना चाहिए हमसे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो हमसे एज में छोटा है तो हमें क्यों सिखा रहा है, अगर उसकी नॉलेज बेहतर है, उस क्षेत्र में बेहतर है, तो आपको उससे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मोर नॉलेजेबल अदर आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे इसका भी उदाहरण आप वो गणित के सवाल से ले सकते कि भाई एक बच्चा गणित का सवाल हल कर रहा था और मोर नॉलेजेबल अदर यानी टीचर ने एक हिंट दिया बच्चे को, और या आप उसे ये कह सकते हैं भाई बच्चे को उन्होंने टेम्परेरी हेल्प दी और उसके बाद उन्होंने हेल्प वापस ले लिया और बच्चे ने गणित का सवाल पूरी तरीके से हल कर लिया, तो वो भी आपका वही चीज़ हो गया, ठीक है। समझने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे बात करते हैं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, साइकोसोशल जो थ्योरी है। तो एरिक्सन ने पूरे जीवन काल को 8 चरणों में बांटा है, उनकी स्टेजेस में 8 हैं, और यहाँ पे एरिक्सन की थ्योरी में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। हर आपका जो चरण होगा, हर एक स्टेज जो होगी उसमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में अगर आपने बेहतर कर लिया, आप सही रास्ते पर चले तो आपकी जीवन अच्छी, अगर आप कंफ्यूज हो गए और वहीं आपने गलत रास्ता चुन लिया तो आपका लाइफ खराब। तो ये थोड़ा सा आपको समझने लायक है। तो ECC के संदर्भ में शुरुआती जो 3 चरण है वो इम्पॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे जो पहला चरण है वो है आपका विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 1 वर्ष की अवस्था है। अगर आप इसकी कंप्लीट सेशन देखना चाहते हैं, जो मैंने एरिक एरिक्सन की थ्योरी आपसे बताई, तो इसकी थ्योरी मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट पर देखिएगा, वहाँ आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी से रिलेटेड सारी चीज़, मतलब जो 8 स्टेजेस है, अभी तो हम यहाँ पे कुछ स्टेजेस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी 8 स्टेजेस हैं उनमें क्या क्या कहा गया है, उदाहरण के तौर पर मैंने सारी चीज़ें डिटेल के साथ एक्सप्लेन की हैं, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको समझने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, देखभाल करने वाले पर निर्भरता। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है, जो आपकी विश्वास बनाम अविश्वास की स्टेज होती है,
तो बच्चा क्या होता है, अगर बच्चे की देखभाल अच्छे से हुई, बच्चे का केयर आप कर रहे हो, चाहे आप मदर्स हो या फिर केयर टेकर हो, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो बच्चे के अंदर विश्वास डेवलप होता है, बच्चा आप पे ट्रस्ट कर पाता है, दुनिया के ऊपर ट्रस्ट कर पाता है। लेकिन अगर उसकी देखभाल नहीं हुई, उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी केयर नहीं कर रहा है, तो बच्चे के अंदर अविश्वास पैदा होता है, वो दुनिया पर विश्वास नहीं कर पाता। तो ये थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा, ठीक है। वहीं आपका क्या है, स्वायत्तता बनाम आपका शर्म, यानी ये स्टेज जो होती है 1 से 3 वर्ष की होती है, यानी आत्मनिर्भरता की भावना। तो यहाँ पे जो स्टेज है स्टूडेंट, तो ये जो स्टेज होती है इसे टॉडलर जो अवस्था है वो भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कई बार आपको इसका जो ईयर है वो ये भी देखने को मिल सकता है, 1.5 से लेकर आपका 3 वर्ष आपका ये अवस्था भी आपको देखने को मिल सकता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, इसका जो एम होता है वो होता है कि बच्चे में जो स्वतंत्रता है, जो आत्मनियंत्रण है और जो आत्मविलीव है, उसकी भावना को विकसित करना। तो इस उम्र में बच्चे स्वयं करने, यानी आई डू इट, है ना, मैं खुद कर सकता हूँ, ये कार्य करने की जो बच्चे के अंदर डिज़ायर होती है, इच्छा होती है। तो जैसे खुद कपड़े पहनना, खिलौनों से खेलना, चम्मच से खाना खाना, बच्चों को खुद करने का मन करता है, ठीक है। तो जब माता पिता अगर बच्चों को सुरक्षित सीमा के भीतर छोटे छोटे काम खुद से करने के लिए अगर मोटिवेट करते हैं, तो क्या होते हैं, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास डेवलप होता है। मतलब उन्हें हर चीज़ में टोकते नहीं हैं, उन्हें अगर आपको चलो ठीक है कपड़े खुद से पहनना है पहन लो, खुद से खाना खाना है खा लो, अगर उसे थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देते रहते हैं तो बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप होता है, ठीक है। वही अगर माता पिता आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा रोकते टोकते हैं, उसके काम में गलतियाँ निकाल रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में डांटते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी, शर्मिंदा, बच्चे अपने आप को मतलब शर्मिंदा का मतलब है बच्चे के अंदर शर्म की भावना धीरे धीरे क्या होने लगेगी, जागृत होने लगेगी, और अपने आप पे ही डाउट करेंगे, मतलब अपने आप पे ही शक करेंगे कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। सो ये जो संदेह है, ये जो डाउट है वो खुद पर ही आने लगता है और बच्चा धीरे धीरे संकोची हो जाता है, बच्चे के अंदर शर्म जैसी भावनाएं विकसित होने लगती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि बच्चे को सही चीज़ें कराई जाए और यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे उसे डांटा ना जाए, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे उसे टोका ना जाए। अगर आप बार बार हर किसी चीज़ पर टोक रहे हैं, डांट रहे हैं, कोई भी चीज़ उसे खुद से करने नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे के अंदर बच्चा एक सीमा में बंध जाएगा, फिर वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो चाहता है। तो थोड़ा थोड़ा ये नहीं कहा जा रहा कि पूरी तरीके से आप उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें खुद से ही करने के लिए मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए। कुछ गलतियां करेंगे, गलतियां कर करके ही बच्चे सीखते हैं। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, रियल लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को, हर वक्त बच्चे को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, फिर आगे जाके बच्चा उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाता है जिस तरीके से उसे बढ़ना चाहिए। वो हमेशा दूसरों को अपने से कंपेयर करना शुरू कर देता है, जो आगे जाके उसको लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर देती है। तो इसलिए केवल हम पढ़ने के लिए ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम रियल लाइफ में भी कुछ चीज़ें हमें उतारनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए, है ना। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज है। मतलब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, 8 चरण हैं। 8 चरण में जो इम्पोर्टेंट 3 चरण हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो 3 चरण मैं आज यहाँ पे बता रही हूँ। 8 अगर आपको चरण देखने हैं तो 8 चरण आपको एरिक्सन की जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो चरण है वो है आपका पहल बनाम अपराध बोध, तो सामाजिक अन्वेषण और आपका खेल। तो ये जो स्टेज है ये होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था। इसे आप कह सकते हैं प्री स्कूल, ठीक है, आप इसे प्री स्कूल कह सकते हैं। तो प्री स्कूल में वातावरण पर नियंत्रण पाना, सामाजिक अंतःक्रिया और नए खेल शुरू करना। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर के मतलब यहाँ पे बच्चा ना पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, बल्कि यहाँ पे जो आपके खुद की जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटी हैं, उनकी पहल करते हैं, इनिशिएट करते हैं। यानी खुद खेलना, दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया करना या बहुत सारे प्रश्न पूछना, ये सारी चीज़ें बच्चे खुद करते हैं। तो अगर यहाँ पे पहल की बात की गई, इनिशिएट की बात की गई, तो जब बच्चे के जो
क्रिएटिव चीज़ें हैं, जो क्रिएटिव प्रयास हैं, उनको अगर प्रोत्साहित किया गया, उन्हें मोटिवेट किया गया, तो बच्चे निडर होकर नई चीज़ें सीखते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेकिन अगर वही बच्चे के प्रश्न को हम कह दे भाई ये कैसा सवाल है, ये कैसे मूर्खतापूर्ण तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। आप जैसे मान लो कोई बच्चा स्कूल में है और आप क्या कर रहे हैं कि बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है, अब आप उसे तुरंत डांट दे रहे हैं, ये कैसा सवाल है, ये कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ रहे हो, चुप रहो, तुम बैठ जाओ, तुम सवाल नहीं पूछोगे। सो बच्चा जो प्रयास कर रहा है करने का, वो उसका क्या हो जा रहा है, पूरी तरीके से नष्ट हो जा रहा है। तो उसकी भावनाएं क्या हो जाएंगी, एक तरीके से दब जाएंगी और वो गलत महसूस करने लगेगा। तो उसके अंदर क्या आएगा, गिल्ट आएगा, भाई मैंने ये सवाल पूछा ही क्यों, है ना, इतना ही खराब सवाल था तो मैंने पूछा ही क्यों। तो बच्चे के अंदर वो गिल्ट महसूस होने लगता है। तो यहाँ पे अगर बच्चा कुछ भी नया कुछ क्रिएट करना चाहता है या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है, तो उसे मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसे डांट कर फटकार कर उसे चुप करा कर बैठा देना चाहिए। तो अगर आप उसे चुप करा कर बैठा देंगे तो अगली बार से वो कभी सवाल पूछेगा ही नहीं, और हर एक सवाल पूछने से पहले वो डरेगा कि पूछूं कि नहीं पूछूं, हो सकता है ये ऐसा बोल दे, है ना। तो उसके अंदर एक गिल्ट की भावना जागृत हो जाएगी। तो जितने भी एरिक्सन की हम स्टेजेस पढ़ते हैं, वहाँ एक पॉइंट निकल कर आता है कि बच्चा जो करना चाहता है उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्वतंत्रता देना, समय समय पर जो जो स्टेजेस उनकी आती रहती हैं, और उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो आगे स्वयं से कुछ चीज़ कर सके। अगर आप उन्हें हर चीज़ में डांटेंगे, फटकारेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, कंपेयर करेंगे दूसरे बच्चों के साथ, तो बच्चे के अंदर गिल्ट की भावना आएगी, शर्म की भावना आएगी, बच्चा अपने खुद की एबिलिटी पर विश्वास नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके एरिक्सन की थ्योरी में देखने को मिलते हैं, जो कि हर एक की लाइफ में, हर एक के जीवन के स्टेज में ये कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। और कई आपने बच्चों को देखा है ना कि कोई भी चीज़ करने से पहले वो मतलब रिस्क लेने से पहले बहुत सारे बच्चे नहीं सोचते हैं, रिस्क लेते हैं लाइफ में, है ना, रिस्क लेते हैं, रिस्क उठाते हैं। तो उनके अंदर ये इतना अंदर निडर होने वाली भावनाएं कैसे विकसित होती हैं, जैसा उसका माहौल है, जैसे उसको ट्रीट किया गया है, जैसे उसको आगे बढ़ने पर मोटिवेट किया। कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम्हारी ज़िंदगी है, हमें तुम पे पूरा विश्वास है, तुम करना चाहो करो, है ना। तो बच्चे के अंदर जब पेरेंट्स विश्वास दिलाते हैं तो बच्चे के अंदर आता है कि यस मुझे करना चाहिए। तो वो अंदर बच्चे के अंदर वो आत्मविश्वास विकसित होता है। और बच्चे को हर वक्त नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, कहीं ये हो गया तो कहीं वो हो गया, तो बच्चे के अंदर जब इतना प्रेशर आप डाल दोगे तो बच्चा खुद से ही डर जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं रियल लाइफ में भी। आई होप आपको इस सेशन में आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी से कुछ सीखने को भी मिला होगा और समझ में भी आया होगा। सो फुल सेशन आप एरिक एरिक्सन की थ्योरी ज़रूर देखेंगे। चाहे तो मैं एक काम करूँगी, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप कंप्लीट उसका सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है, हम आज स्टार्ट करेंगे ब्रॉन ब्रेनर का पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, और इससे क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, जो कि आपका माइक्रो सिस्टम, उसके साथ साथ मीजो एक्सो, ये सिस्टम सारे माइक्रो सिस्टम ये पूछे जाते हैं। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। सो ये मत सोचना कि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये जितने थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं ये आपके यूजीसी नेट अलग अलग एग्ज़ामों में भी आपके पूछे जाते हैं। सो होम साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बट स्पेशली अगर बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस में ईसीसी वाला टॉपिक मिलता है, यूजीसी नेट में जल्दी नहीं मिलता। बट आपने देखा होगा यूजीसी नेट में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो जब ये आपका आ रहा है टॉपिक में तो नेचुरल सी बात है थ्योरीज वगैरह भी आपसे पूछी जाएगी। सो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट स्टूडेंट भी देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो स्टूडेंट है वो भी देखें। सो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, आपके जो पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांतकार हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे, और आगे जाके हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मारिया मोंटेसरी, उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो आपके राष्ट्रीय यानी NEP 2020 है, उसके साथ साथ ICDS और भी बहुत कुछ है आपके ECC वाले टॉपिक में, तो हम पूरा कवर करेंगे। उसके साथ साथ फिर हम लास्ट में
क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ताकि आपको जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपको और उसमें क्लैरिटी मिल सके। आई होप स्टूडेंट आज के सेशन से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। और जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, मुझे लग रहा कि एक स्टूडेंट थी, मैंने बाद में उनका मतलब देखा ध्यान से कि उन्होंने ईसीसी वाला टॉपिक पढ़ाने को कहा था। एक्चुअली मैं यहाँ यूजीसी नेट का पढ़ाने लगी थी, तो उस बेस पे मुझे याद नहीं रहा। फिर मैंने देखा कि बच्चे ने कहा है तो मुझे पढ़ाना चाहिए। सो आप जो भी बोलते हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं हर एक बच्चे का पॉइंट लेने की कोशिश करती हूँ कि किस बच्चे को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि हमारा मेन एम जो ये है कि होम साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो हम कवर करें। तो थ्योरी तो हम कवर कर रहे हैं, और जितने यूजीसी नेट में आपके थ्योरी सेशंस होंगे उनसे आप अगर अलग एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो ये मत सोचना कि केवल यूजीसी नेट के लिए ये थ्योरी सेशन इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आपको मदद मिली होगी, और जो आपने टॉपिक कहे हैं उन पर भी मैं ध्यान दूंगी, और नेक्स्ट सेशन में उनको भी कवर करने की, बीच बीच में उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि और भी आपको लगता है कि जो टॉपिक हमें और भी इम्पॉर्टेंट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए मुझे पहले उनको करा देना चाहिए, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है होम साइंस का, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। सो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ देख ले। और स्टूडेंट ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, और आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं करती हूँ, जब आप आंसर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सेशन में, और मुझे भी और भी बेहतर करने का मन करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ऐसे ही अपने कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखेंगे, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।